जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज की इस वीडियो में 21 अक्टूबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमने आपको बतलाया था इसका राइट आंसर है मनोज बाजपेयी, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं, उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसी फिल्म पुरस्कार के तहत आपको ध्यान रखना, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ से बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को संचालित कर सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली हमारा एक ई बुक लॉन्च हुआ है, जनवरी से सितंबर 2024 तक का। ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है। एकदम डिटेल में हम सारी चीज़ों को इसमें आपके समक्ष रखे हैं। आप लोग इसका प्रिंट कीजिए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कीजिए। आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे, क्योंकि हमने लगभग सारे इवेंट को, लगभग सारे खबरों को जो इंपॉर्टेंट है इसमें हमने इसका संग्रह किया है। और इसकी खास विशेषता यह भी है कि जो अतिरिक्त फैक्ट है, जो मिलते जुलते फैक्ट है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, उन सभी का जिक्र हमने इसमें कर दिया है। ठीक है, तो तमाम पीडीएफ फाइल और स्टडी नोट्स जो होते हैं हमारे करंट अफेयर्स के, वो सभी आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। यही वाला कोर्स है जहां से आप तमाम स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों को मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य का कौन सा जिला शीर्ष पर है। देखिए, जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें किशनगंज जिला शीर्ष स्थान पर है, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में उत्तर बिहार के जिलों का जो प्रदर्शन है वो बेहतर रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम जिलों की बात करें, प्रथम स्थान पर कौन रहा। देखिए, उत्तर बिहार तो इसमें अव्वल रहा अक्टूबर 2024 के रैंकिंग में, लेकिन वो जिला है कौन एक्चुअली में। तो रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में किशनगंज 98.9 अंक के साथ पहले स्थान पर है, जबकि उसके बाद देखें तो कटिहार है, कटिहार 98.7 अंक के साथ, वहीं पर सुपौल है 97.5 अंक के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। जबकि इसी मामले में सबसे अंतिम अगर हम जिलों की बात करें, जो पायदान में सबसे नीचे है, तो उसमें हाजीपुर, भोजपुर और नवादा है। ये सबसे कम अंक प्राप्त हुआ है और ये सबसे नीचे है। तो जिला अस्पतालों को लेकर ये सारी बात रही है। लेकिन अनुमंडल स्तर पर अस्पतालों की बात करें तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में अनुमंडलीय अस्पताल बेतिया प्रथम स्थान पर रहा, जबकि उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है समस्तीपुर और बक्सर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना। इस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई जो हमने आपके समक्ष रखा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अस्पतालों की बात हो रही है, तो ऐसे में रिसेंटली एक जानकारी हमने आपको दिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिएगा। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश में अव्वल है। जो सरकारी अस्पताल है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके आधार पर बिहार पूरे भारत में अव्वल रहा है। सितंबर 2024 माह पर यह आधारित रिपोर्ट है, रिसेंटली अक्टूबर में ही आई है, और इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो 77.22% अंकों के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है इस नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर जो अक्टूबर में आया है। अच्छा, इसमें अगर द्वितीय और तृतीय स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। तो यहाँ से इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में अगर हम आपसे ये प्रश्न पूछें कि वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है,
तो स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में है मंगल पांडे। हालांकि मंगल पांडे बिहार के वर्तमान में कृषि मंत्री भी हैं, तो दोनों चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दी है। बताएं कि इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। तो इसके आधार पर हम देखें जो खास करके मंजूरी मिली है, सहमति दी गई है, तो कुल मिला के 35 नहीं बल्कि 45 पावर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दी है। जो कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल के साथ बिहार बिजली कंपनी के अधिकारियों का बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ठीक है, कब मिली? तो 18 अक्टूबर 2024 को। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके तहत पूरे बिहार में 45 नए पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। इन 45 में से जो 10 होंगे वो राजधानी पटना में बनाया जाएगा, यानी कि जो रिमेनिंग 35 होगा वो पूरे बिहार में वो बनाया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से इतनी ही जानकारी है। अच्छा, बात अगर करें हम बिजली विभाग की बिहार के संदर्भ में, तो बहुत सारी जानकारी हमने रिसेंटली आपको दिया है और ये भी आपको आपने बताया कि पिछले 65 वर्षों के इतिहास में बिहार की बिजली कंपनियां एकदम से फायदे में आई है। ये परिणाम यही रहा कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, इसी का ये परिणाम है। ये चीजें विस्तृत तौर पर हम डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं, दरअसल बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कमेंट करते हैं कि सर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का टेस्ट लाइए। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का मंथली टेस्ट ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में अपडेट कर दिया गया है और एक अतिरिक्त यहाँ पर सेक्शन जोड़ा गया है 70वीं बीपीएससी या फिर यूं गए बिहार के सभी एग्जाम के लिए। वहां पर हमने 1400 प्रश्नों का सिलेक्टेड प्रश्नों का टेस्ट सीरीज आपके लिए डाल दिया है। आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, डेली बेसिस पर उससे अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, टेस्ट दीजिए, उससे आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे कि तैयारी जो आपने पिछले 1 साल में किया है उसका स्तर क्या है। ये टेस्ट सभी के लिए फ्री है, आप लोग वहां पर जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है सिलेक्टेड प्रश्नों का, चुनिंदे प्रश्न ही सिर्फ आपको इसमें दिखेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। बताएं कि भारत अब तक कितनी बार इसकी मेजबानी कर चुका है। देखिए इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि 3 बार, कुल मिला के 3 बार। आइए इसको डिटेल में समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए सबसे पहले हमने लिखा कि रशिया इस वर्ष 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। कजान रशिया में 24 नहीं बल्कि 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक होने वाले इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ समय पहले भी रशिया दौरे पर थे, ये चीजें हमने आपको बताया था। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। तो इसका आयोजन कजान रशिया में 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 को होना है। देखिए अगर हम ब्रिक्स देशों की बात करें, देखिए ये जो सम्मेलन है जब ये आयोजित होगा, अगर यहाँ से एग्जाम पर्पज से कुछ पॉइंट निकल कर आएंगे तो वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल जो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमने आपके समक्ष रखा है। ब्रिक्स देशों की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। दक्षिण अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा जिसके कारण इसका नाम ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई इसका नया सदस्य है। ये चीजें यहाँ पर समझने योग्य है। अब आगे आपको बता दूं, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए संयुक्त रूप से ब्रिक्स देशों का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के लगभग 30% भूभाग और संपूर्ण वैश्विक जनसंख्या का लगभग 45% है। अब ये वाला पॉइंट मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पीबीआई बता रहा हूँ, क्योंकि G20 की अध्यक्षता पिछले साल भारत के पास थी 2023 में और G20 से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपने पढ़ा होगा, हमने भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिया था। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, प्रश्न पूछा गया इसी से कि लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र को ये कवर करता है, जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये बीपीएससी एग्जाम में हूबहू G20 को लेकर यही प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको जानकारी देते हैं कि पहला जो ब्रिक्स देशों की जो शिखर सम्मेलन थे वो 2009 में कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो रशिया के एकटेरिंगबर्ग में आयोजित हुआ था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये एक जगह है रशिया में, यहीं पर आयोजित हुआ। अच्छा, अभी जो हम आपको बतला रहे थे कि भारत की मेजबानी में ये 3 बार आयोजित हुआ है, तो कब कब और कहाँ आयोजित हुआ है। देखिए, चौथा जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था ये 29 मार्च 2012 को नई दिल्ली में, फिर 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15 से 16 अक्टूबर 2016 को गोवा में, और रिसेंटली 13वां शिखर सम्मेलन आपको ध्यान रखना है 9 सितंबर 2021 को, ये भी दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये तमाम बातें ब्रिक्स को लेकर ध्यान रखेंगे, और जो ये बतलाया हमने आपको, ये भी जरूर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, ब्रिक्स के अतिरिक्त और भी कई सारे संगठन हैं, हमने आपको कई बार बतलाया है, जैसे कि सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, और इसके अतिरिक्त जैसे कि ब्रिक्स तो है ही, और इसके अतिरिक्त क्वाड आदि, ये सभी एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। इन सभी पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। चलिए, अब यहाँ पर आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनडीपी की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में लगभग 4 करोड़ 17 लाख लोग बेहद गरीबी में जीवन जी रहे हैं। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में यूएनडीपी तरफ द्वारा जारी किया गया, और ये रिपोर्ट में जो कहा गया ये बांग्लादेश को लेकर कहा गया है। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थित सबसे बड़ी संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता एजेंसी है, जिसके कार्यालय वर्तमान में 117 देशों में, यानी कि जो इसके अधीन है, अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि संयुक्त राष्ट्र के अधीन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थित है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित बातों को ध्यान रखेगा। एक्चुअली जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, तो हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 4 करोड़ 17 लाख लोग जो है ये बेहद गरीबी में जी रहे हैं, और इनमें भी 6.5% लोग ऐसे हैं जो कि बदहाल स्थिति में हैं, जिनकी स्थिति सबसे दयनीय है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में 27 करोड़ से अधिक लोग ऐसे परिवार से जुड़े हैं जहां पर कम से कम एक व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। इसी रिपोर्ट में ये बातें कही गई है। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको दे दूं, संयुक्त राष्ट्र की ही एक रिपोर्ट है जो कि 18 अक्टूबर 2024 को ये डेटा आया था। तो इस डेटा के अनुसार, यानी कि इस आंकड़े के अनुसार देखें तो वर्तमान में जो बांग्लादेश की जनसंख्या ये 17 करोड़ 41 लाख 92,973 है। तकरीबन ये हो जाता है 170 मिलियन। और इतनी जनसंख्या के अनुसार, यानी कि जनसंख्या के आधार पर बांग्लादेश इस समय दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। तो ये बातें यहाँ पर बांग्लादेश के संदर्भ में ध्यान रखना है। अच्छा, संपूर्ण अगर जनसंख्या की बात करें पूरे विश्व में बांग्लादेश की जनसंख्या का कितना भाग है, तो यहाँ पर इसका खंडन हमने किया है कि बांग्लादेश की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 2.13% के बराबर है। और एक जानकारी और यहाँ पर बेसिक सी है, 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के पूर्वी भाग के रूप में घोषित किया गया था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। अच्छा, बांग्लादेश को लेकर इसको स्वतंत्रता कब मिली, ये चीज़ें हमने बहुत बार डिस्कस किया है। बांग्लादेश के इतिहास में 1971 का जो ईस्वी है वो बहुत ही अहम है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हम इस पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बस ये तमाम बातें जो यहाँ पर इस रिपोर्ट से संबंधित थी वो हमने आपके समक्ष रखा है। और यहाँ पर एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो ये बेसिक सी जानकारी आपको ध्यान रखना ही रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया था। अच्छा, रिसेंटली भारत सरकार ने जो प्रमुख संस्थान है वहाँ पर खास करके संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर भारतीय ध्वज के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज फहराने का भी आग्रह किया है। ये जानकारी हमने रिसेंटली आपको दिया है। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में है। इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अरबी ये आधिकारिक भाषाएं हैं। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और जो वर्तमान में इसके महासचिव हैं ये है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये कॉमन सी जानकारी है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक अहम जानकारी आपको ये दे दूं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है, इन सभी में से जो सबसे बड़ा है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये सबसे बड़ा है, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार की हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनियों के विज्ञापन में किस शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। जो उपयुक्त में विकल्प में आपको दिख रहा है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है विज्ञापन में उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखें राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अब यहाँ पर ध्यान देना कि भारत के उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में ग्रीन वॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिया है। देखिए ग्रीन वॉशिंग क्या है वो भी चीजें हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं, जो दावे किए जाते हैं पर्यावरण से जोड़ करके, उस पर उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया कंपनियों के लिए। यहाँ पर देखिएगा इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य जो है ये उपभोक्ताओं को सही जानकारी प्रदान करना है, जिससे कंपनियों को उनके दावे के लिए उत्तरदायी बनाना है। जो कंपनी जो खास करके दावे करते हैं तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व कंपनी के पास होना चाहिए। जो अगर वो दावा कर रहे हैं तो वो चीज़ें सटीक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर उसी को लेकर इस प्रकार का पहल किया गया है। देखिए नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनियों द्वारा सस्टेनेबल, नेचुरल, ऑर्गेनिक और रीजनरेटिव जैसे शब्द का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक उसके बारे में सटीक जानकारी न दी जाए, तब तक इसका उपयोग कंपनियां नहीं कर सकती हैं। अच्छा अभी हमने एक शब्द प्रयोग किया है ग्रीन वॉशिंग। आइए इसको समझते हैं ग्रीन वॉशिंग दरअसल होता क्या है। देखिए ग्रीन वॉशिंग एक ऐसा छलपूर्ण तरीका है यानी कि ठगने का एक ऐसा तरीका है जिससे कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं के पर्यावरणीय लाभों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर या फिर गलत दावे करती है। ये दावे अक्सर प्राकृतिक, ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली जैसे जो अस्पष्ट शब्द है इसका उपयोग करके वे कंपनियां करती हैं। अच्छा इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है रियल फ्रूट जूस और बी नेचुरल का जो यहाँ पर आपको जूस का पैकेट दिख रहा है। जैसे यहाँ पर भी रियल शब्द का प्रयोग किया गया। वास्तव में ये जो फ्रूट है यानी कि जो फ्रूट जूस है ये रियल नहीं है, बल्कि ये इसमें खास करके फ्लेवर मिक्स किया गया है। वो पीछे आपको इस पैकेट के पीछे आपको देखने को एकदम महीन छोटे छोटे अक्षरों में वहाँ पर लिखा जाता है। जैसे कि बी नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी फ्लेवर एडेड होते हैं। तो इसी तरह के चीज़ों को रोकने के लिए जब ये इस प्रकार के दावा करते हैं जिससे ग्राहक भ्रमित हो जाते हैं, तो इसी को रोकने की दिशा में इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये तमाम बातों को यहाँ से ध्यान रखिए। आई होप आप ग्रीन वॉशिंग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, जो इसकी परिभाषा है, आई होप आप यहाँ पर समझ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, मैं इन सारे फ्रूट जूस का मतलब इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे लगा कि ये इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है ये आपको बतलाने का, तो इसी वजह से यहाँ पर ये हमने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए हाल ही में हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है टीबी यानी कि क्षय रोग। अच्छा यहाँ पर देखिएगा दो विकल्प जो ए और डी में आपको दिख रहा है, ये दोनों जो क्षय रोग और टीबी रोग है दोनों इसका राइट आंसर हो सकता है क्योंकि दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पर जो खास करके जो ऑप्शन लिखने में मिस टाइपिंग हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है ये ए को मानिए क्षय रोग होगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रख। चलिए यहाँ पर मैं एक अलग बीमारी का नाम लिख देता हूँ, एड्स। अब यहाँ पर आइए इसको लेकर डिटेल में समझते हैं। देखिए क्षय रोग के लिए ये मशीन विकसित किया गया, एक्सरे मशीन। आपको बता दूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने हाल ही में हाथ में पकड़ी जाने वाली एक एक्सरे मशीन विकसित किया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है इसके माध्यम से टीबी यानी क्षय रोग का पता लगाना अब और भी आसान हो जाएगा और इसके माध्यम से घर पर भी मरीज टीबी की जांच कर सकेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है। अच्छा एड्स को लेकर जो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है, आप लोग जानते होंगे एड्स जो होता है ये HIV वायरस के कारण होता है। देखिए एड्स के बारे में ऑलरेडी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें जो इसका पूरा नाम होता है ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक अहम जानकारी आप सबों को दे दूं जो खास करके 17वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। हालांकि ये एग्जाम तिथि बढ़कर हो गई है 13 दिसंबर 2024। अब भी आपके पास सुनहरा अवसर है, आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। देखिए इसमें टेस्ट सीरीज में अभी आपके लिए एक ऑफर है। आप लोग टेस्ट सीरीज में जाकर के एप्लीकेशन पे जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है
आप वहां पर जाकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज को इस कूपन कोड के साथ परचेज कर सकते हैं महज 199 रुपये में, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी को मतलब अपनी तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप ये जान पाएंगे तैयारी का स्तर क्या है, और साथ साथ इसका जो पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा, जो इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, आप उसे प्रिंट करके तमाम चीज़ों के डिस्क्रिप्शन को, डिटेल इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, तमाम प्रश्नों के, जिसके माध्यम से जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा वो एक अव्वल दर्जे का होगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन करके तैयारी को यहाँ से बेहतर बना सकते हैं। 7वें प्रश्न पे आ चुके हैं, निम्नलिखित में से कहां हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि इटली के नेपल्स शहर में। बी नंबर यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, G7 के रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में इटली के नेपल्स शहर में 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक आयोजित की गई, और ये पहली बार है जब रक्षा मंत्रियों की बैठक नेपल्स शहर में आयोजित हुई है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो इतावली यानी कि इटली के जो रक्षा मंत्री हैं गुइडो क्रोसेटो, इनके द्वारा खास करके इसकी अध्यक्षता किया गया। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इस बैठक में वैश्विक संघर्षों और अस्थिरता के क्षेत्रों पर चर्चा किया गया। अब यहाँ पर अगर हम G7 की बात करें तो G7 के बारे में ये ध्यान आप लोग रखेंगे कि G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसके सदस्यों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अच्छा, यहाँ पर G7 की बात हो रही है तो एक जानकारी मैं आपको इसी तरह का मिलता जुलता दे दूं। दरअसल ये G7 के रक्षा मंत्रियों की बैठक की हमने यहाँ पर बात किया है, लेकिन इसी तरह की जानकारी रिसेंटली हमने आपको दिया था 26 अप्रैल 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन के यानी कि इसके जो सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। तो ये तमाम चीजें भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। G7 के बारे में आपको ध्यान रखना कौन कौन से देश इसमें शामिल है। विकल्प में इस तरह की चीजें देकर आपको फंसाया जा सकता है, और ये कब से कब तक इसका खास करके जो बैठक आयोजित हुआ है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इस प्रश्न में इतनी जानकारी, हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 19 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। देखिए, अभी इस सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में, अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आज यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 19 अक्टूबर 2024 को रबी कैंपेन के लिए 1 दिवसीय राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में तिलहन और दलहन, साथ साथ स्वच्छ पौध कार्यक्रम, डिजिटल कृषि, साथी पोर्टल और बीज वितरण विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए सत्र आयोजित किया गया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी अहम जानकारी आपको मिलती है कि कब आयोजित हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ, किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ और किस विषय पर यह आयोजित रहा, जहाँ पर ये सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। ये चीज़ें डायरेक्टली इससे संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए, कृषि की बात हो रही तो रिसेंटली हमने आपको कुछ अहम जानकारी दिया है, इस वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार या फिर महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने रचनात्मक विचारों और कार्यक्रमों के लिए 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में वर्ष 2024 के लिए, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लेंगे, 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र ने अपने नाम किया है। ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट यहाँ पर 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार के तहत आपको ध्यान रखना है कि 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जो मिला वो नागालैंड को मिला है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कृषि की बात हो रही है तो वर्तमान में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप संचालित है, जिसका औपचारिक उद्घाटन अक्टूबर महीने में पिछले साल किया गया था, जो वर्तमान में यानी कि मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा। अच्छा, कृषि की बात हो रही है तो कृषि कैटेगरी में रिसेंटली जुलाई 2023 में बिहार के पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड के मरचा चावल को GI टैग दिया गया था, और इस कैटेगरी में छठा उत्पाद है मरचा चावल, यानी कि खास करके कृषि कैटेगरी की बात हो रही है, जो छठा उत्पाद है जिसे GI टैग मिला है।
अब यहाँ पर नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कंपनी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में यानी कि GLN में शामिल हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस कंपनी का नाम है जुबिलिएंट इंग्रेविया, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि जुबिलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रतिष्ठित ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के नवीनतम समूह में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है। अच्छा, जुबिलिएंट इंग्रेविया के बारे में यहाँ पर कुछ बातें हमने लिखा है कि यह एक वैश्विक एकीकृत जीवन विज्ञान उत्पाद और अभिनव समाधान प्रदाता कंपनी है, जो फार्मास्यूटिकल, पोषण, कृषि, रसायन, उपभोक्ता और औद्योगिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। और इस कंपनी का नाम 16 अक्टूबर 2020 को जुबिलिएंट LSI लिमिटेड से बदलकर जुबिलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड किया गया था। ये बेसिक सी जानकारी है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये कौन सी मतलब ये कंपनी किस क्षेत्र में कार्य करती है, जो अभी हाल ही में इसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब चूंकि यहाँ पर बात हो रही है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं इसी से संबंधित आपको दे दूं। रिसेंटली हमने आपको दिया था कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा हालिया प्रकाशित यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। रिसेंटली हमने आपको ये जानकारी दिया है। जो खास करके रैंकिंग वाले प्रश्न होते हैं उसको कोशिश कीजिए कि एक जगह सभी को आप लिख पाएं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 10वें प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि देश में ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार और डैश ने यानी किसने संयुक्त रूप से धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि मेटा। आपको बता दूं कि भारत में बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए भारत सरकार और मेटा ने, यहाँ पे के नहीं बल्कि मे होगा, तो मेटा ने संयुक्त अभियान धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है। ये भारत सरकार और मेटा का एक पहल है, ये ध्यान रखिएगा। इस अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री संजय प्रसारण मंत्री ने बल्कि प्रसारण सचिव सूचना और प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू द्वारा किया गया। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ते साइबर धोखाधड़ी से निपटना और पूरे भारत में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ा देना एक मूल उद्देश्य है, ये ध्यान रखिएगा। और इस अभियान की बात करें तो मूल रूप से देखा जाए तो यह अभियान जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, साथ साथ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ये सभी का एक संयुक्त पहल है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ों को अगर हम देखें तो हाल ही के कुछ वर्षों को देखा जाए तो भारत में जो डिजिटलीकरण हुआ है ये तीव्र गति से हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी ओर साइबर अपराध जो हो रहे हैं, साइबर जो खतरे बढ़ रहे हैं, वो लगातार एकदम से बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखें, इसी को रोकने का एक प्रयास है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रश्न के रूप में। अच्छा, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूँ। रिपोर्ट नहीं बल्कि ये आपको यहाँ पर देखना है कि लोकसभा में ये एक जवाब के रूप में कहा गया था, वहाँ पर मतलब इसकी चर्चा हुई थी, इसलिए यहाँ पर हमने उस चीज़ को लिखा। दरअसल 6 फरवरी 2024 को लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के कुल 1.1 मिलियन मामले सामने आए थे। अच्छा, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लोकसभा की बात हो रही है तो भारतीय संसद के जो 2 सदन है, जो खास करके जो ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, जो कभी भंग नहीं होता, और लोकसभा होता है निचला सदन, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, एक तस्वीर यहाँ पर हमने आपके समक्ष लगाया है, ये आप देख सकते हैं। साइबर अपराध की बात हो तो मुझे लगता है कि ये तस्वीर एकदम बेहतरीन तरीके से ये परिभाषित इसको कर सकता है, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। दरअसल यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर में एक कांटा आपको दिख रहा है, हम लोग इसे बंसी कहते हैं, जो मछली पकड़ने वाली होती है। तो मछुआरों को गांव में देखते होंगे, खास करके नदी के किनारे मछली पकड़ने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन एक जो तरीका होता है कि बहुत सारे बंसी 40, 50, 60, 70, 100 जितने भी होते हैं, उसमें मतलब वो क्या करते हैं, नदी के किनारे एक छोटी सी बांस की जो मतलब काट के बांस के सहारे उसे गाड़ देते हैं, कुछ वहाँ पे खास करके चारा डालकर या फिर कोई छोटी जीवित मछली को उसमें लगा देते हैं ताकि बड़ी मछली आके फंस जाए। और ये कार्य वो करते हैं रात में, शाम के समय में, यानी कि 7 से 8 बजे के आसपास।
और सुबह जब जाते हैं 3 से 4 बजे तो वहाँ मछली फंसी भी रहती है। तो आजकल भी ऑनलाइन दुनिया में साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है इसी प्रकार से बढ़ रहा है। बहुत सारे लिंक होते हैं जो खास करके जो फ्रॉड करते हैं, जो इस तरह के धोखाधड़ी में संलग्न होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस तरह का लिंक जनरेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको तो लगेगा लिंक है, और ये तो देखने में भी लगता है कि लिंक है तो भाई इस पर क्लिक नहीं करना है, लेकिन कई सारे पेज ऐसे होते हैं, कई सारे इमेज ऐसे होते हैं, आप उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। अगर उस पर आपने क्लिक किया तो वो तुरंत आपको रीडायरेक्ट करता है दूसरे पेज पर, तो वहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी होने का संभावना होता है। और जो अव्वल दर्जे के सातिर, जो खास करके चोर होते हैं या फिर यूं कहें जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो लोग भी इस तरह के चीज़ों को बेहतर बनाने की दिशा में रोज कार्य करते रहते हैं, ताकि लोग भी सजग होते जाते हैं। खास करके आम जनता की बात करें, वो सजग होते जाते हैं, तो फ्रॉडर जो होते हैं वो भी इसको बेहतर बनाने की दिशा में लगे रहते हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पर यही है कि वो भी क्या करते हैं कि इस तरह का लिंक जनरेट करते हैं और वो मीडिया वगैरह में, इंटरनेट पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उस पर कोई बंदा लालच में आकर, मान लीजिए वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जैसे आप लोग नोटिस किए होंगे मोबाइल में भी आता है कि आपके अकाउंट में इतना क्रिएट किया गया है, आप चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। मैसेज आता है इनबॉक्स में, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ें आपके साथ हो सकता है। तो बात यही है, और उसने चारा डाल दिया है, अब इंतजार में है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद कभी भी बंदा उस पर क्लिक करेगा तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगा और वो जैसा चाहे वैसा उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो बेहतर यही रहेगा, देखिए हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर यह सजेस्ट करता हूँ कि जो अनचाहे लिंक होते हैं उस पर कभी भी क्लिक मत कीजिएगा। जिस पर भी आपको सस्पेंस लगे उस पर क्लिक मत कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखें, जिसको जानते हैं, जो लिंक से आप परिचित हैं, तो उस पर क्लिक आप कर सकते हैं, वो एकदम से सिक्योर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए एक बात और, मेटा की जो हम बात कर रहे थे, मेटा के अंतर्गत ये सारी कंपनियां हैं या फिर ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो खास करके एप्लीकेशन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक हो गया, फेसबुक का मैसेंजर, इंस्टाग्राम, और उसके बाद व्हाट्सअप, और ये जो है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम ये क्या है, अगर आप लोगों को पता तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि मणिपुर। आपको बता दूं कि मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार मणिपुर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। यह त्योहार सभी समुदायों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने का एक प्रतीक है। सभी धर्मों यानी सभी मतलब समुदायों के द्वारा यहाँ पर मणिपुर में ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मणिपुर में मनाए जाने वाले और भी कई सारे त्योहार हैं यहाँ पर जिसका हमने जिक्र किया है। अच्छा, मणिपुर भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 12 महीने यानी कि साल भर त्योहारों का दौर चलता रहता है। उसमें कुछ महोत्सव के बारे में यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। लुइरा महोत्सव, लुई गनाई ई महोत्सव और याओ सांग महोत्सव, जो कि हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख महोत्सव है यहाँ पर। और उसके बाद है चेरा इबा महोत्सव, लाई हरबोबा, कांग चिंगम्बा, संगाई महोत्सव, छुम्फा महोत्सव, ये सभी यहाँ पर मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सव है। ये तमाम बातें आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 12वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद टेस्ट क्रिकेट में 9000 से अधिक रन बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बने हैं? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि विराट कोहली 9000 रनों के यानी कि टेस्ट रनों के आंकड़े को पार किया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। अच्छा, उससे पहले ये ध्यान रखेंगे, बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं, इस वाले कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग 71वीं की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप लोग ये ध्यान रखेंगे, यही कोर्स आपका अपग्रेड हो गया 71वीं में तब्दील हो जाएगा। तो अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है, महज 399 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब ये 71वीं के लिए शुरू होगा तो इसमें हो सकता है कि जो इसका फी है इसमें थोड़ा सा इजाफा आपको देखने को मिले। तो अभी आप इसे ज्वाइन करेंगे तो 71वीं के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें नया ऐड करने वाले हैं जो कि इसके माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे। जो नए टेस्ट सीरीज लॉन्च होंगे 71वीं के लिए, वो चीज़ें भी आप इसमें प्राप्त कर पाएंगे। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद हाल ही में 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहां पर पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? ये तमाम बातें कल ही हमने आपको बतलाया है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।